हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बार फिर आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। हम घातांक और करणी के क्रम में हम लोगों ने तीन लेक्चर पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसमें पहला लेक्चर हमारा था घातांक से रिलेटेड रूल्स, क्या इसके नियम होते हैं, उसको हमने एग्जाम्पल के साथ बताया था। दूसरा लेक्चर हमारा करणी से संबंधित था। आज इसी का चौथा लेक्चर, जो कि करणी वाले प्रश्न के रूप में, इसके पहले तीसरा लेक्चर घातांक से सवाल हमने कराए थे। आज चौथा लेक्चर हमारा जो रहेगा करणी वाले प्रश्नों से रहेगा, जिसको हमने भाग 1 नाम दिया है। भाग 1 इसलिए मैंने दिया है क्योंकि करणी वाले प्रश्न जितने टाइप से आते हैं उन टाइप्स को हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो टाइप होता है, इसको मैंने पहले नंबर पे रखा है, ये कि जब पूरी राशि करणीगत हो। करणीगत बोल सकते हैं कि सारी की सारी राशियां करणी में हों। ठीक है, सारी की सारी राशियां करणी में हों। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें एक योग पे आधारित प्रश्न आते हैं और इसमें गुणा पे भी आधारित प्रश्न होते हैं, जो कि करणीगत सवाल होते हैं। सारी राशियां करणियों में होती हैं, है ना। तो हम लोग बारी बारी से इस पे चर्चा करेंगे। देखा जाए अगर इसका जो पहला टाइप होता है, करणीगत के सवालों का जो पहला टाइप होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक गुणा पे आधारित प्रश्न होते हैं। एक गुणा पर आधारित होता है और एक भाग पर आधारित होता है। भाग नहीं, योग पर आधारित होता है। क्या होता है? योग पर। अब ये दोनों क्या होते हैं, इनको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ये इतना सिंपल टॉपिक होता है दोस्तों कि इससे रिलेटेड सवाल को आप देखेंगे और चुटकी में इसका आंसर दे सकते हैं बिना कलम चलाए। जैसे कि मैं एक बात करूं गुणा के आधारित प्रश्नों की, मैं बात करूं पहले वाला गुणा के आधारित प्रश्नों की मैं बात करूं, गुणा वाले प्रश्न जो होते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, करणीगत हो लिखा है। करणीगत मतलब हर एक राशियाँ करणी में हो, अलग अलग एकदम होती जाएं। इसमें सवाल कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √3, फिर इसके नीचे √3, फिर इसके अंदर √3, √3, √3। पूरे करणी में 3 को हमने इतनी बार रखा। इसमें पूछा जाएगा कि इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका, आप ध्यान से सुनेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जो करणी में अंक दिया गया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। जो करणी के अंदर अंक है उसको हम लोग लिख लेंगे। देखेंगे करणियों की संख्या कितनी, आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5। 5 करणी का मतलब देखिए दोस्तों, करणी को अगर हम हटाते हैं तो इसमें 2 घात होती है। आप जानते हैं इसमें 2 वर्गमूल जो हम लेते हैं 2 2 का, इसमें 2 छिपा होता है। तो 2 का मतलब ये 2 है ना, तो देखेंगे कितनी बार करणी है, 2 पे उतनी ही घात लिखेंगे। जैसे 1 करणी, 2 करणी, 3 4 5, तो हम लोग 2 पे 5 घात लिखेंगे इसी के ऊपर। अगर हम 2 पे 5 घात की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो हो जाएगा 32। 32 जो आएगा इसको हम लोग नीचे लिखेंगे और इसी से 1 कम करके ऊपर लिख देंगे। यही इसका आंसर होगा 3 पे 31/32। ऐसे ही देखा जाए एक और सवाल, मैं आपसे बात करता हूं कि √5 मैंने लिख दिया, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5। इसको जब आप देखेंगे दोस्तों, हमने क्या बताया, जो अंक है उसको लिख लेंगे। 5 है तो 5 लिख लिया मैंने। करणी देखेंगे कितनी है, 1 2 3 4, 2 की घात 4 के रूप में लिखेंगे। 2 की घात 4 का मान क्या होता है, आप कहेंगे 16 होता है।
तो 2 की घात 16 जो होता है इसी से 1 कम करके ऊपर लिखेंगे और नीचे 16 लिख देंगे। 5 पे 15/16 इसका आंसर होगा। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं ले लूँ, अगर √7 की मैं बात करूँ, √7 इंटू √7 इंटू 7 7 7 सब आपस में गुणा है ना। तो इसमें भी मैं बात करूं दोस्तों, तो हमने क्या बताया, अंक को लिखेंगे 7। कितनी कौड़ी है, 1 2 3 4 5, तो 2 पे 5 घात होता है 32, 1 कम करके ऊपर और नीचे पूरा फुल 32 लिख देंगे। ये इसका आंसर हुआ। तो ये होता है दोस्तों कौड़ीगत सवाल, जो कौड़ियों में हर एक अंक कौड़ी के अंदर होते जाते हैं, तो गुणा पे आधारित थे। अब आगे हम लोग देखते हैं योग पे आधारित, ठीक है। तो योग पे आधारित जो होता है दोस्तों वो भी बहुत ही आसान होता है, ठीक है। आप लोग देखते जाइए, बिल्कुल आसान होगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, है ना। ये रहा दोस्तों कौड़ीगत सवाल जो गुणा पे आधारित प्रश्न थे। अब हम लोग योग पे आधारित करते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं योग पे आधारित प्रश्न। योग में क्या होगा, आपको एक चीज़ पहले मैं बता दूं, गुणा पे जो था वही राशि हम लोग लिखते थे, कितनी कौड़ी थी गिन के उस पे 2 की घात के रूप में 1 ऊपर कम करके और नीचे पूरा लिखते थे। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, जैसे सवाल आएंगे ऐसे आएंगे, योग वाले जो सवाल आएंगे वो इस तरीके से रहेंगे, जैसे आप देखिएगा, जैसे कि रहेगा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। अब देखेंगे पहले सब गुणा होते थे, कौड़ीगत सवाल है, टोटल कौड़ियों में है, हर एक कौड़ी के ऊपर कौड़ी है दोस्तों। तो ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं, सिंपल तरीका समझिएगा। इसमें हमको करना क्या है कि जो कौड़ी के अंदर राशि दी गई है इसको हम लिखेंगे बाहर, इसको हम लिखेंगे बाहर, और इसके 2 गुणनखंड ऐसे बनाएंगे जो क्रमागत हो। और क्रमागत का मतलब आप समझते हैं, जो क्रम में आता हो, जैसे 1 है तो 1 के बाद क्रम में 2 आता है, 2 है तो 2 के बाद 3 आता है, 3 है तो 3 के बाद 4 आता है, ये क्रमागत होता है। अगर 2 को हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो आप लिख सकते हैं 1 गुणे 2, क्रम में भी आ गया, 1 के बाद 2 भी आ गया, आपस में गुणा भी करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो बड़ा वाला मान होता है, जो बड़ा वाला मान होता है ये होता है धनात्मक, ठीक, और जो छोटा मान होता है, छोटा मान होता है ये होता है ऋणात्मक। मतलब इसका मान देखा जाए तो होगा +2 -1, बड़ा वाला धनात्मक, छोटा वाला ऋणात्मक। तो इसका जो आंसर लिखेंगे, जो बड़ी वाली राशि होती है प्लस वाली, यही इसका आंसर हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों मैं बात करूं √6 की, ध्यान देंगे आप, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ध्यान देंगे। यहाँ पे भी जो संख्या लिखी गई है अंदर 6, इसके 2 गुणनखंड करेंगे, 6 है, 6 के 2 गुणनखंड की मैं बात करूं दोस्तों तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 2 गुणे 3 मैंने क्यों लिखा, आप 6 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, 6 कम 6, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, क्रमागत गुणनखंड निकालना है। क्रमागत 2 के बाद 3 ही आता है और 2 तिहाई 6 होता भी है। तो इसमें जो बड़ी वाली राशि हो गई 3, ये धनात्मक रहेगी, और जो छोटी वाली राशि ऋणात्मक, इसका मतलब इसका मान +3 -2 आएगा। लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा, जो बड़ी राशि प्लस वाली है, यही इसका आंसर होगा। अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, मेरे समझ से आपके मन में ये बात आ रही होगी, क्या अगर हम √5 को लिख के ऐसे √5 करते जाएं तो इसके तो 2 गुणनखंड क्रमागत नहीं होंगे, तो क्या ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे। तो जब भी दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके सामने कौड़ी में ऐसे प्लस के लगातार कौड़ीगत वाले सवाल आएंगे तो वो हमेशा ऐसी ही राशि दी गई होगी अंदर जिसके 2 क्रमागत गुणनखंड ही होते हैं। बिना क्रमागत गुणनखंड वाली ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी। जैसे मैं बात करूं √12 की, मैं बात करूं 12
+12 ऐसे मैं लिखते चला जाऊं 12, ठीक है। तो ऐसे मैं बात करता जाऊं तो यहाँ पे इसका मान जो होगा दोस्तों, इसका जो मान होगा, अब यहाँ पे मैंने बताया जो संख्या अंदर है उसको लिखेंगे, इसके दो गुणनखंड ऐसे ढूंढेंगे जो क्रमागत हो। अब देखिए 6 दूना 12 भी होता है, 6 और 2 का भी होता है, 6 दूना 12, 12 एकम 12, 4 तिहाई 12, 3 चौको 12। तो देखिए 3 चौको 12, 3 4 क्रमागत हैं, तो एक बार 3 लिख दें, एक बार 4 लिख दें, 3 चौको 12। तो हमने बताया जो बड़ी वाली राशि है वो धनात्मक और जो छोटा रहेगा वो ऋणात्मक। इसका मतलब इसका मान +4 आया, -3 आया। जो राशि बड़ी है प्लस में है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों लगातार कौणिगत सवाल से, ठीक है। अब इसी पे रिलेटेड और सारे सवाल हम लोग जो योग कैसे किया जाता है, कौणिगत में ही कैसे करते हैं, ऐसे सवालों को हम लोग हल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने 3 सवाल को ले लिया है। 3 सवाल में पहला सवाल देखें कि √5 + √11। देखिए सब कौणिगत सवाल है, सब कौड़ियाँ लगी हुई हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हमने इसके पहले पढ़ा कि जो ऐसी अगर राशि होती है लगातार जो आई है, जिसके गुणनखंड क्रमागत बनते थे, जो बड़ा वाला गुणनखंड उसका आंसर होता था। उससे पहले हम लोग गुणा वाला पढ़े थे। गुणा वाले में क्या था, जितनी बार कौड़ी थी उस पर 2 की घात के रूप में लिखते, ऊपर एक कम करके नीचे पूरा लिख देते थे, ये आंसर होता था। इसमें क्या करना होता है, इसको हल करना होता है दोस्तों। एक सवाल हल करके दिखाते हैं, बाकी डायरेक्ट आप लगाएंगे। 5 है +√11 + √19 + √29। अब देखिए कौड़ी इस इधर से हम लोग हल करते आएंगे। इसको अगर कौड़ी को हम लोग हटाएंगे तो 49 कहेंगे आप, 7 का वर्ग है, 29 में 7। अब ठीक है, अब ये कौड़ी हटेगी तो इस वाली कौड़ी के अंदर ये 7 आ जाएगा। 29 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 36 होगा दोस्तों। तो इस कौड़ी को जब हटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से चलते आते हैं एक एक क्रम में। 5 + √11 + √19 प्लस, अब देखिए ये कौड़ी आप हटाएंगे तो 29 7 36 होता है, और 36 की कौड़ी हटेगी तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको आप फिर हल करेंगे दोस्तों, तो 5 + 11 प्लस ये कौड़ी हटाएंगे आप तो 19 6 25 होता है, और 25 की जब कौड़ी हटेगी तो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा तो फिर जब ऐसे करेंगे 5 प्लस ये वाली कौड़ी हटाएंगे तो 11 5 16 होता है, और 16 किसका वर्गमूल होता है, आप कहेंगे 4 का, तो 4 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे तो कौड़ी के अंदर 9 हो जाएगा दोस्तों, √9 हो जाएगा, और जब कौड़ी हटाएंगे तो इसका मान 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको अगर देखें हम लोग 144 आप कहेंगे 12 का है, 12 इसमें जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा। अब 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और 256 किसका वर्ग होता है, आप कहेंगे 16 का वर्ग होता है, इसका आंसर 16 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 2401 को देखेंगे तो ये 49 का वर्ग होता है, और 49 को दोस्तों जब ये कौड़ी हटाएंगे 76 में ऐड होगा, इसमें 49 जब जोड़ेंगे तो 5 7 7 4 11 1 12 2 225, √225 बचेगा। 225 का मान होता है 15, 15 का वर्ग होता है 225। तो ये रहे दोस्तों कौड़ी में रिलेटेड लगातार जो क्रमागत जब कौड़ीगत सवाल हो, कौड़ीगत मतलब जब हर एक अंक पे ऊपर कौड़ी के ऊपर ही कौड़ी हो, तो ऐसे सवाल 3 प्रकार के मैंने कराए, कैसे आप लोग करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी क्रम में अगले टॉपिक पे, इसी क्रम से कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।